नमस्कार आप सभी लोगों प्रणाम को। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम राम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु। हाँ गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। सभी लोग कैमरे पर आ जाएं। आज सुमीर जी से आरंभ करते हैं सेशन। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मेरा क्वेश्चन है। मैं एग्जांपल अपना पर्सनल में ले लेता हूँ इसके अंदर। जी। फॉर एग्जांपल, जब मेरे फादर थे तो कई लोगों ने उनके पैसे मारे। ठीक है। किसी बीमारी वश उनकी डेथ हो गई एंड उसके बाद आई टुक ओवर द बिजनेस एंड मेरे को कोर्ट केसेस करने पड़े। अब इसके अंदर क्या ये मेरा प्रारब्ध था, मेरे को कोर्ट केसेस, और इट वाज माय फादर्स प्रारब्ध? मैं वो चीज में कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ कि दोनों मैं। का ही प्रारब्ध था। दोनों का ही प्रारब्ध था। हम अपने पूर्वजों से, हम अपने माता पिता से कभी भी डिफरेंट नहीं होते। हम उन्हीं का अंश होते हैं। हमें उनका दिया हुआ प्राप्त होता है। जब हम कमाने लायक नहीं होते तो उन्हीं का दिया हुआ खाते हैं। जब हम खुद कमाने लग जाते हैं तो भी उन्हीं के द्वारा दिए गए कार्मिक संस्कार हमें जीवन में चाहे या ना जाए एक्सेप्ट करने पड़ते। हमारे पूरे वर्ल्ड में एक थ्योरी है, डीएनए थ्योरी। हम अपने डीएनए थ्योरी से डिफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी आदतें, बहुत सारा स्वभाव हमारा अपने परिवारजनों से मिलता जुलता है। जैसे कि आप अगर किसी विशेष जाति में पैदा होते हैं और वो जाति मान लो मार्शल कौम है, तो ऑटोमेटिक बात है कि आपको वो सीखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपना होश संभालेंगे तो वो स्वभाव आपके अंदर डोमिनेट करेगा ही करेगा। जिसे हमारे देश में वर्गीकृत कर दिया गया, भाई ये मार्शल कौम है, ये कमजोर कौम है, ये बुद्धिमान कौम है। वो ये कैटेगराइज करने में कामयाब आखिर क्यों हो गए? वो इसीलिए हो गए क्योंकि जो जिस परंपरा से चला आ रहा है वो उसी परंपरा का एक अंश है और उसके जैसा ही बनेगा। अब इसमें दो तीन फैक्टर हैं जो इंसान को बदल सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है गुरु का ज्ञान। आदमी किसी भी बैकग्राउंड से आए, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा करने की ताकत है तो गुरु के ज्ञान में ये ताकत और ये शक्ति होती है। दूसरा है एटमॉस्फेयर, कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहता है। और तीसरा है उसके रिश्ते, यानी उसके रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने स्पाउस से। ये सब तीन चीजें ऐसी हैं जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड। और इसका हमारे ज्योतिष में बड़ा समझाया जाता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आपकी संतानों को भुगतना पड़ेगा। हमारे देश में जो व्यापारिक कौमें थी, तो उनको ये ऐसा फील हमेशा से रहा है, होता रहा है कि व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ करना पड़ता है हमें, थोड़ा बहुत गुणा भाग हमें करना पड़ता है। तो पर वो गुरुओं की शरण में हमेशा रहे, तो उनके दिमाग में था जो कुछ आ रहा है उसका हम दान पुण्य करें। इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई, सराय बनाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, पशुओं पक्षियों के लिए अस्पताल बनवाए, या गौशालाएं बनवाई, आम आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। बहुत सारे काम किए कि हमारा जो हिसाब किताब जो होता है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, जो ब्लैक स्लेट है उस पर थोड़ा सा वाइट भी लिखा जाए। तो उसको करने का एक प्रयास है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है, जिसे हम दान कहते हैं। दान हर कोई करता है। ये डोनेशन का कंसेप्ट भी यही है कि जिस पीढ़ी को डोनेट करने का
ताकत आ गई, हिम्मत आ गई, उसके बच्चे भी त्याग करने की क्षमता रखेंगे। और ये जो क्षमताएं होती हैं ये ब्रेन से चलती है। इसका हमारी जेब से इतना बड़ा संबंध नहीं होता जितना बड़ा हमारी मानसिकता से संबंध होता है। हम देखते हैं कि कुछ अमीर आदमी भी बहुत छोटे से पैसे को लेके अपना मन खराब कर देंगे, सभी का मन खराब कर देते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के। इसी प्रकार से कभी कभी छोटा व्यक्ति जिसे हम समझते हैं वो बड़ा गेम खेल जाता है, मतलब बड़ा दिल दिखा जाता है, और बड़ा आदमी बड़ा दिल नहीं दिखा पाता। ये उसका पैदा किया हुआ नहीं है, ये उसके परिवार का पैदा किया गया, ये संस्कार उसके परिवार का पैदा किया गया। अब जो है, किसी परिवार ने समझा दिया कि हमारा हक कोई ना मारे, हमें अपने हक का पैसा नहीं देना, हक की लड़ाई लड़नी है, तो लड़ेगा वो, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अगर परिवार में ये मानसिकता रही है तो लड़ाई तो लड़ेगा, फिर चाहे वो मुकदमा करे चाहे कुछ भी करे, वो होगा। ठीक है ना। तो ये आता पारिवारिक है। आपका भी प्रारब्ध है कि आपको फाइट करनी पड़ रही है कोर्ट के अंदर, और पिताजी का भी प्रारब्ध है कि उनका पैसा डूब गया, और उन्होंने जिन जिन पर विश्वास किया उन लोगों ने उनको दगा दिया, उनका पैसा टाइम पे नहीं चुकाया, जो उनके इतना काम नहीं आया। ये सब प्रारब्ध है, और ये कुंडली में इसका इशारा मिलता है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी विद लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। जो लोग कहते हैं ये ज्योतिष बिल्कुल सटीक है, बस वो यहीं पे गलती कर जाते। प्रोबेबिलिटी का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में +1 में जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनमें एक पूरा एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही है कि ये बहुत सी चीजें दिखा रहा है, बट बहुत सारी संभावनाओं के अवसर को भी खोल रहा है। अब कुछ लोग अवसर खोलने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें उल्टा फंस जाते हैं। ज्योतिष एक चक्रव्यूह भी है, और 70% लोग फंस जाते हैं, इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वो इस मानसिकता से ऊपर नहीं निकल पाते। और वो चक्रव्यूह में फंसने वाले तीन कैटेगरी, तीन टाइप के लोग होते हैं। एक वो जिनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध ही इतना क्रोध होता है उनको कि ऐसा किसी ने कैसे कर दिया, सामने वाले की क्या मजाल, मैं तो सबक सिखा दूं। उन लोगों को ज्योतिष जीवन में कभी भी नहीं आता। दूसरे वो जिनमें विनम्रता नहीं, यानी नरमाई नहीं है, वो लोग भी ज्योतिष नहीं सीख सकते। तीसरे होते हैं चोरी की नीयत वाले लोग, इधर से चुरा लो उधर से चुरा लो, हमेशा चुरा लो, किसी का मेटेरियल चुरा लो, किसी का वहां से ये उठा लो वहां से ये उठा लो, और उनमें ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होती। ये तीन टाइप के लोग होते हैं जो जीवन में ज्योतिष कभी भी नहीं बन पाते हैं। और जो लोग ज्योतिष को सीखते हैं देने के पर्पज से, देने का मेरा मतलब है यहां पर अपनी रिसर्च, अपना ज्ञान, अपना अनुभव, वो इस चक्रव्यूह में कभी नहीं फंसते। और उनको हर चीज ऐसे लगती है कि बिल्कुल हर चीज तो सामने स्पष्ट है यार, इसमें टेंशन काहे की पालनी। तो वो बहुत इजीली इस सब्जेक्ट को समझ जाते हैं। 70% स्टूडेंट इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। हमारे यूट्यूब के पब्लिक के कमेंट से हमें पता चलता है कि लोगों की मानसिकता किधर जा रही है। क्योंकि देखो हम तो इतनी कुंडलियां देखते नहीं, तो ऑन एवरेज कमी ही होती है। तो पर पब्लिक के कमेंट सबसे ज्यादा यूट्यूब पर चैनल पर आते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है ना सीधा कहेंगे जी हमें उपाय बताओ। वो नहीं चाहते कि हमें बीमारी बता दो, और बीमारी को ठीक कैसे करना वो बता दो। वो उपाय के चक्कर में पड़े रहते हैं। और कोई लोग तो टोटकों के चक्कर में पड़े रहते हैं, और टोटके ना तो वैदिक ज्योतिष में लिखे ना लाल किताब में लिखे।
पता नहीं उन्होंने कहाँ से पढ़ ली है और कहाँ से नहीं। वो एक किताब आई थी गुरुजी के सिद्ध टोटके। वो गुरुजी थे नहीं, उन्होंने बना लिया था कि गुरुजी के सिद्ध टोटके, उनको गुरुजी कोई बोलता भी नहीं था। तो हमारे हरियाणा में कहावत है, अगर किसी को लगे ना कि उसकी इज्जत नहीं हो रही तो उसको नाम ऐसा रख लेना चाहिए कि उसकी इज्जत होने लग जाए। है। तो हमारे एक गांव में एक परिवार था, जिनके परिवार में कोई वकील भी नहीं बन पाया, तो किसी ने ताना मार दिया कि जब तेरे परिवार में तो कोई पटवारी भी नहीं, तेरे परिवार में कोई वकील भी नहीं, तो क्या इंटेलिजेंट आदमी है। उसने कहा तू वकील की बात कर रहा है, हमारे तो घर में जज होगा। अब नया बच्चा पैदा हुआ, तो नया बच्चा पैदा हो तो सबने कुछ नाम रखा, तो उसने कहा ऐसा थोड़ी होगा, नाम तो मैं अपनी मर्जी से ही रखूंगा। तो भागा भागा किसी के पास गया, उसने कहा भाई ये बताओ, ये जो जज होता है, जज से भी बड़ा कौन सा जज होता है। उसने बताया कई। उन्होंने कहा फिर भी ये मान ले, सेशन जज जो होता है ना वो बड़ा होता है। उसने अपने छोरे का नाम रख दिया सेशन जज, सेशन जज शर्मा। तो ठीक है, अब कोई कह भाई कौन बोल रहा है, बोला मैं सेशन जज बोल रहा हूँ, तो सारे डर जाए एक मिनट में कि भाई कोई जज बोल रहा है। तो कई बार ये भी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता चल गया होगा सुमीर जी, इसमें सभी का होता है लिंकअप। हम जिस फैमिली में जाते हैं, हमारी आत्मा ने जो शरीर धारण किया, जिस परिवार के साथ हमारा संबंध है, उसका तो हमारा बड़ा गहरा नाता है, बहुत गहरा, जिसको हम अलग कर ही नहीं पाते। और मैंने कहा तीन ही चीज होती हैं जो अलग करवाने में थोड़ा सक्षम बनाती हैं इंसान को, नहीं लोग अपने वहीं पर फंस के रह जाते। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए वेदव्रत त्रिपाठी जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे दो मित्र ग्रह चंद्रमा, सूरज या गुरु एक साथ बैठे रहें तो ये ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, या एक दूसरे की बुनियाद में आ जाए तो ज्यादा शक्तिशाली मदद कर देखो पाते हैं? वेदव्रत जी, कोई मायने नहीं रखता ठीक। कि आपका भाई हैदराबाद में रहता है कि दिल्ली में रहता है। अगर उसको आपसे प्रेम है और आपको जरूरत है, वो वहीं पर बैठा बैठा मदद पहुंचाने का प्रयास करेगा जरूर। और जी। आपके पड़ोस में आपका भाई रहता है और उसकी आपसे नहीं बनती, तो उम्मीद ही मत करो कि बुखार भी हो जाएगा तो पूछेगा भी बुखार कैसा है। तो मुद्दा ये है कि अगर वो मित्र हैं, तो मित्र को जरूरी नहीं साथ बैठना। वो किसी जी। भी तरह से ऐसी इक्वेशन बना लें जिसमें वो साथ दे सके। साथ दे जी। सकेगा जी। मतलब उनमें खुद में ताकत होनी चाहिए। आप अपने भाई से 1 करोड़ रुपए जब भी मांग सकते हो जब वो 100-200 करोड़ का आदमी हो। अब वही बेचारा 1 करोड़ की फाइट लड़ रहा है और आप कहो यार देना 1 करोड़ रुपए, वो कहेगा तेरा दिमाग खराब हो गया, वो नहीं दे पाएगा। सेम चीज ग्रहों के साथ होती है। अपने जीवन को बहुत अच्छे से देखा करो और नव ग्रहों को समझा करो। नव ग्रह कहीं आकाश में है कि नहीं है, हमारे अपने जीवन में नव ग्रह के नव ग्रह हैं। और हमारा मानसिक व्यवहार किस तरह का है और इंसान कैसे आपस में व्यवहार करता है, तो वैसे ही व्यवहार जो है आपके अपने प्लेनेट आपकी कुंडली में करते हैं। कहते हैं ना, सूरज चढ़ते सूरज को सलाम, डूबते सूरज को कोई पूछता नहीं। तो बस जब सूरज चढ़ता है तो हर कोई नमस्कार करता है ना। तो ऐसे ही कुंडली में जब कोई प्लेनेट पावरफुल होता है, तो वो इतना डोमिनेटिंग हो जाता है कि सामने वालों को नमस्कार करवा देता है। और जब प्लेनेट बेचारा कमजोर फंस जाता है, तो उसको कोई पूछता ही नहीं बेचारे को, फिर वो परेशानी पैदा करता है। तो सिंपल बात है, बुनियाद में आएगा तो भी वो पॉजिटिव असर देगा, साथ आएगा तो भी पॉजिटिव असर देगा। पर तुरंत पॉजिटिविटी के निर्णय पर पहुंचने से पहले ये जरूर देख लें कि उनमें बल भी है कि नहीं है, ताकत है कि नहीं है। जी सर। कहीं ऐसा ना हो बेचारे सारे कमजोर बैठे हो और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत फायदा बहुत फायदा। ठीक है। जी सर। चलिए दीपक सिंह जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।
गुरुजी, हम लोग लाल किताब में बिजनेस किससे देखते हैं? अ, शायद हुआ होगा, पर मुझे आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया आप शायद। 1 ईयर वाले कोर्स में हो कि 6 मंथ वाले में, कौन से में हो? गुरुजी, मैंने आपके ऐप से मतलब वीडियोस लिए थे लाल किताब के। अच्छा, तो उसमें बड़ा आराम से मैंने समझाया था, पूरा एक दिन टॉपिक लिया था, बड़ा सिंपल है। देखो, अच्छा। व्यापार जो है क्या, इसको समझ लोगे तो कुंडली से देखना सीखी। व्यापार जो है एक कला का नाम है, एक आर्ट है। जैसे कलाकार गाना गाता है, एक्टिंग करता है, डांस करता है, गाना लिखता है, ड्राइंग बनाने वाला ड्राइंग बनाता है, ऐसे ही व्यापार होता है। पर व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे जरूरी चीज जो होती है, वो होती है आपकी अलर्टनेस। और ये अलर्टनेस मरकरी से आती, बुध से आती। कम्युनिकेशन स्किल, अलर्टनेस, फाइनेंस की इक्वेशन को समझने का मादा रखना, ये सब चीजें आती हैं जो बुध ग्रह से आती। अगर आपका बुध ग्रह ठीक है तो आप प्राइमरी क्लास में दाखला ले सकते हो। व्यापार की प्राइमरी प्राइमरी क्लास में किसे मानता हूं? जो अपने परचून की दुकान कर ली, छोटे मोटे अपने शहर में दुकान कर ली, कोई खोखा कर लिया, कोई छोटा मोटा इधर सामान इधर का उधर, उधर का सामान इधर कर लिया, इसे आप कहते हैं भाई हमने अपना खुद का काम कर लिया, खुद का धंधा कर लिया, हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे। पर ये व्यापार अभी बना नहीं। व्यापार बनने के पीछे दूसरी चीज है साहस, कि आप झेल कितना सकते हो, लोगों को कितना झेल सकते हो, मार्केट में आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो वो आएगा मंगल से। आपका मंगल में दम है कि नहीं है? बहुत इंटेलिजेंट लोग मैंने देखे हैं जो व्यापार करने से डरते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम लॉस खा जाएंगे। इंटेलिजेंट होते हुए भी अब उनसे कोई पूछे कि तुम जॉब क्या कर रहे हो, और वो अपनी जॉब में व्यापार कर रहे होते हैं, पर वो व्यापार दूसरे का कर रहे होते हैं, इस माइंड सेट के साथ कि मेरा थोड़ी डूबेगा, इसका डूबेगा। और फिर वो 10 साल 20 साल यही सोचता रहता है, बॉस तो मर्सिडीज ले आया, अब ये BMW ले आया, इसने एक नया बंगला खरीद लिया, और तेरी तनख्वाह भी 1.5 लाख है, 2 लाख रुपए महीना है, 3 लाख रुपए है। तो अभी 3 लाख रुपए पे पहुंचा है, ये 3 करोड़ पे पहुंच गया है। तो उसने रिस्क लिया है, उसने आप पर विश्वास किया है, उसने समझा है चीज। बुध ग्रह ही मार्केट है, वाणिज्य है। तो बुध और मंगल, ये दो ग्रह ठीक होने से, तो आप मंगल की ठीक होते सेकंड क्लास में पहुंच जाते हो। मतलब अब आप अपने शहर में रिस्क ले सकते हो, एक की दो दुकान, दो की तीन दुकान बना सकते हो। पर आगे फिर जरूरत है, फिर जरूरत होती है राहु की, कि आदमी समझ जाए कि अगले 3 साल बाद क्या होगा, अगले 5 साल बाद क्या होगा, मैं अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज लेकर के आऊं अभी से, कि आगे 3 साल के बाद भी वो मुझे बहुत पॉजिटिव असर देगा और मैं आई विल बी द टॉप। जिसे कहते हैं प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना। ये थर्ड तीसरा पड़ाव हो गया। यहां पर आदमी आके करोड़ोंपति बन जाता है, करोड़ोंपति, करोड़पति नहीं कह रहा मैं, करोड़ोंपति बन जाता है। फिर भाई करोड़ोंपति तो बन गया, वो पैसा टिकेगा कि नहीं टिकेगा? पता चला रात को पैक लगाया और किसी ऐसे खास मित्र ने समझा दिया कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगा, खाम खाई मेहनत करता है, फैक्ट्री में जाता है, तेरा दिमाग खराब है। तो सारा पैसा उठा, और एक आदमी को मैं जानता हूँ, बैठा बैठा लाख रुपए रोज कमाता है। उन्होंने कहा यार सचमुच यार, कौन वर्करों से मगज पच्ची मारे, यहाँ सुबह उठेंगे 11 बजे, अपना लैपटॉप चलाएंगे और सट से लगाएंगे, और सट से पैसा शाम को आ जाएगा। ए सो इजी मनी। और उन्हें लगाया और वो फेल हो गया बेचारा, तो पैसा चला गया। अब पैसा ना जाए इसके लिए फाइनल स्टेज है गुरु, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की नॉलेज, गुरु की विजडम।
जिन लोगों की विजडम मजबूत होती है और भगवान के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, उनका व्यापार डेवलप हो जाता है। तो व्यापार के लिए क्या हुआ? बुध हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, और गुरु हो गया। गुरु। ये व्यापार को डेवलप करते हैं। पर व्यापार कब तक करना पड़ेगा? 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल चलेगा? 5 साल के बाद तो रिटायर ले लेगा आदमी। नेवर रिटायर। एक बिजनेसमैन अपनी लाइफ में कभी रिटायर नहीं हो सकता। अब वो नेवर रिटायर का जब आएगा, तो नेवर रिटायर वाला कौन सा प्लेनेट है? शनि। शनि आदमी को कभी रिटायर नहीं होने देता। वो कहता है जब तक तेरी जान में जान है तू कुछ ना कुछ करता रहे। इसलिए शनि प्रधान आदमी मैक्सिमम काम खुद के खुद ही करता है। और शादीशुदा आदमी को आदत पड़ जाती है कि बीवी से करवाने के, इसलिए वो अधीन हो जाता है, उससे चाय भी नहीं बनती। तो हल्ला मचाता रहेगा, वो 10 मिनट हल्ला मचा लेगा, युद्ध लड़ लेगा चाय के लिए, पर 5 मिनट में चाय नहीं बना सकता। समझ रहे हो बात को? खैर, ये तो मजाक की बात है। आज त्योहार है ना, पति पत्नी का त्योहार है। आज के दिन ये बड़े खुश रहेंगे हम्म। और बड़े अच्छे से रहेंगे, ऐसा उम्मीद की जाती है। पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका भरोसा नहीं है। और ऐसा उम्मीद की जाती है कि आज के दिन नहीं झगड़ा करेंगे, तो दोनों सुबह सुबह कहते हैं कि आज नहीं झगड़ेंगे, 12 बजे के अच्छा। बाद झगड़ा करें। तो कहने का मतलब गुरु शनि जी ग्रह सिर्फ एक चीज। कंसिस्टेंसी देता है। कंसिस्टेंसी देता है, इसीलिए शनि का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटिन्यूटी के लिए। तो जो जो फैक्टर्स हमें चाहिए व्यापार के लिए, वो हमें बहुत पावरफुल नहीं चाहिए। ध्यान रखना, लोग कहते हैं हमारा ग्रह कौन सा पावरफुल, अरे वाह, ये तो उच्च का ग्रह आ गया। उच्च का ग्रह डोमिनेट करने लग जाता है, और वो आपको जीवन को एक पक्षीय जीवन बना देता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे जीवन एक पक्षीय नहीं बहुपक्षीय होना चाहिए, यानी रंगीन होना चाहिए, है ना। तो अगर एक पक्षीय होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो किसी का गुरु उच्च का हो गया, और वो सारा सोचे यार यूट्यूब पे सारे कह रहे हैं गुरु अच्छा होना चाहिए, लो मेरा तो गुरु अच्छा हो गया। पर गुरु अच्छा होने से उसका जीवन एक पक्ष वाला हो, मतलब वन साइडेड, ओनली एंड ओनली एजुकेशन, ज्ञान 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 ज्ञान। जो साथ रहने वाला है उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वो भी ज्ञान नहीं है बेचारा। जिसके पास ज्ञान ज्यादा वो सुन ही नहीं रहा, उसकी लड़ाइयां चल रही हैं। ज्ञानी आदमी के घर में सबसे ज्यादा युद्ध बज रहे, क्योंकि उसके ज्ञान की परवाह उस घर वाले तो करते नहीं। तो लड़ेंगे भाई साहब, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? पर उस गुरु वाले के पास थोड़ा सा बुध भी ठीक है, थोड़ा सा शुक्र भी ठीक है, थोड़ा सा ये भी ठीक है। तो मिक्सअप जो बनेगा ना वो बहुत प्यारा बनेगा, और वो एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जिएगा। और ऊपर से भाई उसकी गट हेल्थ ठीक होनी चाहिए। गट हेल्थ ठीक नहीं होगी है तो पता चला शेयर मार्केट लुढ़क गई, वो टॉयलेट में ही बैठा, बाहर नहीं निकल करके आ रहा कि आज मैं क्या करूं, है मेरा तो 1 लाख डूब गया, 2 लाख डूब गया। मेरे पास अभी मजाक की बात नहीं, फोन आया अभी 3-4 दिन पहले की बात है। कहते हैं लूज मोशन लग गए सांप को। लग गए होंगे भाई, डॉक्टर को दिखा लो। मैं कहा इसमें तो ज्योतिष, मेरे दिमाग में कोई उपाय पूछेगा, मैंने कहा ऐसा तो ज्योतिष में कोई उपाय नहीं कि जो लूज मोशन रोक दे। तो मैंने कहा भाई मेरा भी काम भी क्या है, मैंने कहा जी डॉक्टर को कहो आप बात करो, क्या कुछ खा लिया पी लिया, फूड पॉइजनिंग होगी क्या है? बोला नहीं जी ये तो शेयर मार्केट का पंगा है, उससे बात कर। ये शेयर मार्केट का और लूज मोशन से क्या लेना देना? जब उसकी बात सुनी, जब समझ में आया कि लूज मोशन क्यों लगे हुए, क्योंकि 6.5 लाख रुपए डूब गए, हर बंदे को लूज मोशन लग रहे हैं। तो व्यापार हो गया, ये उल्टे सीधे काम हो गए। इसमें गट हेल्थ बड़ी मजबूत चाहिए आपकी, है ना। फिर गट हेल्थ ढूंढो, कहाँ पे आती है गट हेल्थ। तो उसके लिए हम मेडिकल कोर्स शुरू कर रहे हैं अभी। कल मैं नहीं करवा पाया, किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ा। अब उसको 23 तारीख से कर रहे हैं। तो इसमें यही बताएंगे गट हेल्थ कैसे मजबूत होती है, क्या कौन से भाव से देखी जाती है गट हेल्थ, और गट हेल्थ के पीछे का लॉजिक क्या है। और उसी से व्यापार बनेगा, उसी से बहुत सी चीजें बनेगी। तो उसका कोई ऐसा नियम नहीं है दीपक जी कि ये होगा तो बंदा व्यापारी बनेगा। आपने देखना किस लेवल का व्यापारी बनेगा।
जैसे जैसे ये पास होते चले जाएंगे एग्जाम, उसी लेवल पे आप व्यापारी बनते चले जाओ। सिंपल सी बात है। उसका ऐसा नहीं कोई कॉम्बिनेशन की ये कॉम्बिनेशन है तो आप बन गए व्यापारी, और ये कॉम्बिनेशन है तो बन गए नौकरी वाले। ये नहीं। और जो ज्योतिषी इस तरीके से पढ़ाता है, तो समझ लो उसको ज्योतिष खुद को समझ में नहीं आया। कोई भी घटना, कोई भी चीज अगर ज्योतिष में देखनी हो, पहले उसका ना फ्लो चार्ट बना लिया करो। मतलब ये होती क्या क्या है, ये चीज क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आते हैं, और फिर अपने एस्ट्रोलॉजी से के साथ उसको जोड़ के देखा। आपको आराम से पता चल जाएगा क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज नहीं है। व्यापार में सबसे बड़ी चीज होती है अलर्टनेस, और आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बुद्धिमानी, कब झुकना है, कब अकड़ना है, दोनों ही बातें कब करनी है, किस समय पर करनी है, तो आप कामयाब हो। कोई ऐसी बात नहीं है ना। किसी का मेन वर्कर था और वो कहता है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, गुस्सा आ गया उसको, काफी साल से काम कर रहा था। तो लाला जी तो लाला जी ठहरे ना, वो कला में पूर्ण है वो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चला जा। तो ऐसा करते हैं, शाम को तू भी चल और मैं भी चलता हूँ, तू भी घर चल और मैं भी घर चलता हूँ। वो कहता है ये तो फैक्ट्री आपकी है, जा तो मैं रहा हूँ, आप रहो फैक्ट्री में। बोला ऐसा है, जब तू ही नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूंगा। और चाबी उसके हाथ में पकड़ा दी। बोला देख यार, मैं तो मालिक हूं, मेरे से तो ये चाबी लगेगी नहीं, तो एक काम कर, ताला अपने हाथ से लगा दे, इस फैक्ट्री को हाथ से लगा दे, मुझे बड़ी शांति मिलेगी कि जिसने चलाई थी वही बंद करके जा रहा है। अब देखो क्या इमोशनल गेम खेल गया, और वो वहीं पे घूम गया बेचारा। चक्रव्यूह में फंस गया ना, बुद्ध की चतुराई में फंस गया वो बोला जी मैं तो चाबी तो नहीं लगा। तो बोला नहीं लगाएगा तो काम कर। तो बोला पैसे बढ़ाओ। बोला पैसे ऐसे है, उसको घुमा दिए फिर चक्रव्यूह में। वो आज तक काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी बुद्धि की चतुराई चाहिए। ये नहीं कि बोल क्या चाहिए तुझे क्या नहीं चाहिए, वो सब चक्रों में फिर वो व्यापार नहीं करता। रेट को कम करना, एम्प्लॉयज को आवश्यकता से अधिक दे देना, ये व्यापारिक बुद्धिमत्ता का गुण नहीं होता। ठीक है? तो जो जो गुण सिद्ध हैं वो देख लिया करो, हो जाएगा। ठीक है। गुरु जी, बहुत सारे लोग अपने किसी और के नाम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए उनका देखना चाहिए या उनके जिसके भी नाम पे है उनका देखना चाहिए? बस ये उसी तरीके से था। एक बार कॉलेज में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो पांच छह लौंडे आए और पीटने के लिए किसी को पीट गए। उसका नाम था रामलाल। तो पिटने के बाद रामलाल हंसने लगा। तो सब बोले तू तो पिटा है, तू हंस क्यों रहा है। बोला हंस इसलिए रहा हूं कि पट्टे इतने बेवकूफ थे पीटने वाले, कि आए थे श्यामलाल को पीटने और पीट गए रामलाल को। तो मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं कि उनका टारगेट तो पूरा ही नहीं हुआ। लोग अपनी नाकामयाबी को दूसरे पर डालना चाहते हैं, इसीलिए अक्सर दूसरे का नाम दे देते हैं। अच्छा, हमारे पंडित जी लोग भी बड़े, अब पंडित कौम तो भाई पंडित कौम ही है, भाई समझदार तो है ही है। अभी हमारे पूर्वज कोई कम थोड़ी थे। उन्होंने कहा चल भाई तेरे से नहीं हो रहा, तू किसी और के कर दे। और किसके करेगा, अपनी पत्नी का ही कर दे। आपने उसको डांटने में काम आएगा कि नाम तो तेरी है इसलिए धंधा फेल हो रहा है, तो बढ़िया काम हो जाएगा। किसी दूसरे के नाम से करने से या किसी के नाम से करने से कोई फर्क नहीं। ऐसा मेरा मान, ये मेरे अनुभव से आया है। पर कभी कभी हमें भी कहना पड़ता अच्छा भाई कर ले। क्या करें, अगला मान के ही नहीं देता, अगला पहले ही सोच के आया कि मेरे को इसके नाम से करना, उसके नाम से करना है ना। और रोज मैं तो इससे जूझता हूं। अच्छा जी, शेयर मार्केट आपने मना कर दिया तो मैं अपने भाई के नाम से कर लूं, मैं बीवी के नाम से कर लूं, पापा के नाम से कर लूं। भाई नाम से करने से क्या हो जाएगा, कर तो तू ही रहा है बावले। भगवान बेवकूफ थोड़ी है। जेब में पैसे तेरे आना है। कुंडली तो ये डिसाइड करती है कि पैसा कहां से आना और कैसे आना है।
घुमा घुमा करके ऐसे थोड़ी ना, भाई से आ जाएगा, माँ से आ जाएगा, पापा से आ जाएगा, उसके नाम कर दो, उसके नाम कर दो। तो हमारे हरियाणा में तो भगवान के नाम पे ही करते हैं सारी दुकानें, मैक्सिमम। शिवा स्टोर, बजरंग स्टोर, बजरंग प्रॉपर्टी डीलर, श्याम जी प्रॉपर्टी डीलर। वो बेचारे कौन सा दौड़ लगा रहे हैं एकदम से, ऐसा नहीं हो। अर्थात जो आपके ग्रह आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं, आपको उन्हीं का साथ लेना पड़ेगा, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। नाम की अदला बदली करने से कुछ नहीं हो। ठीक है, अगर आपके भाग्य में अच्छा होटल्स है चलाना और आप में गट्स हैं, आप उसको चलाने में सक्षम हो, कैलिबर है आपका, तो आप मैट्रिक्स होटल भी रख दोगे तो भी चलेगा। और नहीं, चाहे कोई भी देवी देवता का नाम रख दो फिर भी फेल होगा, अगर नहीं चलाना आता। अब मुझे आप होटल करवा के बिठा दोगे तो हो सकता है 3 महीने में फेल ही कर दूं मैं, है। तो मैं कहूंगा पहले तो सब्जी मैं खुद ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। पता चला जब तक सब्जी बन रही है, जब तक तो ग्राहक आके भग गया। कहने का मतलब, जब तक आपको उस चीज का अच्छा नॉलेज और अच्छा कैलिबर नहीं होगा और कुंडली उसको नहीं दिखा रही है, वो काम नहीं होना मेरे में। अगर भाग्य में लिखा है कि आपको शेयर मार्केट से पैसा नहीं आएगा जेब में, तो नहीं आएगा। पैसा तो आखिर घुमा फिरा के आपकी जेब में आना है ना। तो आप ऐसे भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मन को खुश करने के लिए आप कह सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता। थैंक यू गुरु जी। हाँ, चारू जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरु, हाँ गुरुजी, एक सप्तांश चार्ट के बारे में मुझे एक चीज पूछनी थी। सप्तांश चार्ट में गुरुजी, अगर कर्क लगन का सप्तांश है और पहले भाव में मंगल नीच का बैठ गया, ठीक है। सातवें भाव में गुरु नीच का बैठ गया, लेकिन हम्म। इसमें चंद्र 11th हाउस में ऊंच का हो गया और शनि 4th हाउस में ऊंच का हो गया, तो ठीक क्या है। ये नीच भंग हम कहेंगे? अगर दो ग्रहों की अगर नीच की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ती है तो क्या लक्षण देख लो, गुरु? लक्षण देख लो, बस सिंपल सी बात। अच्छा। सप्तमांश कुंडली में मंगल नीच का होना, बच्चों हम्म। का पेट खराब मिलेगा। अच्छा। पेट खराब नहीं है तो नीच भंग हो गया, अच्छा। सिंपल सी बात है। हाँ जी। शनि का आपको लगता है नीच भंग हो गया, गुरु का नीच भंग हो गया, गुरु का नीच भंग हो गया, अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है तो गुरु का नीच भंग हो गया। सही बात नहीं है। तो नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। कोई ना हम्म। कोई चीज अटक अटक गई है ना। हम्म। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे होने से हो जाए। पर नीच का मंगल सप्तमांश भाव में आ जाए तो बच्चे का डाइजेशन का सिस्टम गड़बड़ होता है, पेट गड़बड़ होता है, पेट बड़ा सेंसिटिव होता है, ये चीज। तो गुरु जी, ये पहली संतान के हिसाब से अगर हम देखें, 5th हाउस का मंगल है और वो तो ये पहली संतान के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, पेट पहली गड़बड़ या? संतान के लिए होगा, और गुरु जो यहाँ भी बैठा होगा वो सभी संतानों के ऊपर अप्लाई हो। अच्छा। तो सर गुरु जी, वैसे हम ये मान सकते हैं कि अगर दो नीच के ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, एक सूत्र के हिसाब से अगर मैं समझूं, तो क्या वो मित्र गण के हों और एक दूसरे को देखते हों, तो क्या वो अपना नीच भंग अपने आप करते हैं? डिपेंड्स ऑन, अगर गुरु देख रहा है मंगल को तो हम्म। बहुत अच्छा, पर ये D1 चार्ट के अंदर अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा। हाँ। सप्तांश में नहीं होगा। और हाँ, गुरुजी, इसीलिए इंडिविजुअल चार्ट्स के सूत्र अलग होते हैं। हाँ हाँ जी। और गुरुजी, जैसे आपने ये बताया कि 4th हाउस, हम नवमांश का 4th हाउस शादी का सुख है, तो क्या सप्तांश का 4th हाउस भी बच्चों से सुख नहीं मिलेगा नहीं, या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, नहीं ना? ऐसा। हाँ हाँ, ये था नहीं, लेकिन मैंने सोचा तो इसलिए मैंने कहा पूछती हूँ। और एक चीज और गुरुजी, और नवमांश। नवमांश, नवमांश का चौथा भाव शादी का सुख नहीं, बल्कि हमारी कुंडली का ही चौथा भाव शादी का सुख है। अब वो सुख की फीलिंग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऑफ मैरिज लाइफ, ये नवमांश के चौथे भाव से पता चलता। अच्छा जी। देखिए, सुख को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण है। पति पत्नी दोनों हैं, बड़े पैसे वाले हैं, गृहस्थी जीवन चल रहा है, मैरिज लाइफ चल रही है, खिंच रहा है, बच्चे चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। दूसरा कहेगा इनका गृहस्थ जीवन ठीक है।
हो सकता है पति पत्नी भी कहेंगे हमारा ठीक है, परंतु क्या जब वो दिल से सोचते हैं, मन से सोचते हैं, दिल में ना मन से जब सोचते हैं, क्या वो फील करते हैं कि यार ये लड़की मेरे जीवन में आई है, इस लड़की की वजह से मैं मैरिज के सुख को भोग रहा। हम्म। वो लड़की क्या फील करती है कि मुझे इतना बढ़िया हस्बैंड मिला है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग आती? नमाज कुंडली आपकी फीलिंग फैक्टर को दिखा रही, ठीक और है। गुरुजी बस एक चीज और, सॉरी, एक चीज और हाँ। गुरुजी, नवमांश में अगर नीच का ग्रह 6 8 12 में आ जाए तो क्या, हम्म। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने अपनी नीचता को थोड़ा कम कर दिया, जैसे उच्च का क्यों? ग्रह अपनी उच्चता को कम कर देता है? नहीं नहीं, नहीं ना? तो सिंपल है, 6 8 12 ग्रह में भी नीच अगर का आ गया तो समझ लो फंस गया बुरी तरीके से, नीच का ग्रह भी अगर आ गया तो 6 8 12 में, ठीक है। फंस ठीक है जाएगा। गुरुजी। और गुरुजी ये डिविजनल चार्ट का मैंने कोर्स लिया हुआ था और बहुत ही अच्छा है, एकदम इतना मजा आ रहा है कि पूछो मत। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अभी मैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करवाने वाला हूँ उसको बड़ा मजेदार बनाने के मूड में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा। उसको, हाँ, सूत्र समझ में आए बहुत अच्छे से। और डेफिनेटली उनको एक अच्छी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा इस कोर्स से, और कुंडली से बहुत सी चीजें पता लगेगी। ठीक हाँ विजया जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेडिकल कोर्स का मैं करना चाहूंगी गुरुजी। 23 तारीख का मैं इंतजार कर रही हूँ और मैं प्रोसेस आजकल मैं पूरी कर दूंगी। दूसरा चीज गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर मुझे कोई कार खरीदना है तो मुझे कुंडली में क्या क्या देखना पड़ेगा? धन देखना पड़ेगा बस, कितनी बड़ी नहीं, कार उसके लेनी है। अलावा आपने कहा था कि बड़ी कर लेना है मुझे, धन के तो बाद ये देखना है कि खर्चा करने की हिम्मत है कि नहीं, और तो क्या। कि दशा सिंपल है, देखो ग्रहों को विजया जी, देख। ये तो मेरे मजाक में मैं कहता तो बड़ी सीरियस बात हूँ, पर मजाकिया लहजे में कह देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कार, कार जो देखी जाती है कुंडली के 4th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। अगर कार लग्जरी है, कार दो प्रकार की होती है, एक नीड्स के लिए होती है, मतलब आवश्यकता है, भाई डेली जाना है, ऑफिस जाना है, पर उसमें हम लग्जरी नहीं ढूंढ रहे। अगर हम लग्जरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर वीनस को भी देखना पड़ेगा। पर ये चौथे भाव और वीनस के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में अगर दम है तो 4th हाउस की तरफ जा सकते हो, मकान खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, और शुक्र अच्छा है तो लग्जरी वाला आइटम खरीद सकते हो। शुक्र का अच्छा नहीं है तो अपने मीडियम लेवल का, कमजोर लेवल की गाड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शुक्र अगर 4th हाउस में है तो, और ये वृश्चिक हाँ राशि ये में, तो अच्छी बात है, मल्टीपल कार देगा, कई कारें करवाएगा ये तो फिर। कि मंगल का इसमें रोल नहीं रहता है गुरु? मंगल का क्या रोल है? मंगल से दंगल थोड़ी करना है, टैंक थोड़ी ले जाने हमने, जी है जी। ना, गाड़ी ले जा रहे भाई, जी ठीक है। जी जी गुरु चलिए, जी, और कौन धन्यवाद। रह गया? दीपा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अ, जी, नमस्कार। सर किसी पत्री में जब हम खुद से कमाने लगते हैं, मतलब आफ्टर 25 30 तो पैसा आ जाता है, दैट्स फाइन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें ये देखना है कि बचपन उसका हमें पता है कि अच्छा नहीं बीता है, मतलब पैसे के ख्याल से बहुत ही ज्यादा कमियों में बीता है, तो वो कैसे देखेंगे पत्री में? कुंडली का दूसरा भाव, बचपन कहाँ से देखते हो आप? कुंडली के सेकंड से। सेकंड हाउस से, बस। हाँ जी। बचपन वहीं पे हो जाता है। सर कोई भी ग्रह नहीं बैठा, और हाँ तो ये देखो मतलब उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। सर जैसे मैं बताती हूँ, 11 से मतलब कुंभ से शुरू हुई है पत्री, तो सेकंड भाव तो 12 हो गया, तो मतलब हाँ गुरु तो गुरु गुरु, फर्स्ट में बैठा है।
हाँ, गुरु फर्स्ट में बैठा है तो देखो गुरु को बलाबल मिला कि नहीं मिला, या हम केवल यही कह रहे हैं कि भाई ये दिग्बली हो गया। अच्छा, मतलब इट मीन्स गुरु माइट बी वीक। हाँ, गुरु माइट बी वीक। ओके, तो इसके कारण पैसे की कमी रही होगी। इसी के कारण पैसे की कमी। देखिए, सेकंड हाउस कुटुंब है। हाँ। सेकंड हाउस हमारा गार्जियनशिप का है, हाँ कि जी। हमारे गार्जियंस कैसे होंगे। अगर गार्जियंस के पास जेब में पैसा तो डेफिनेटली हमें बढ़िया ही मिलेगा। हम्म। तो इसका मतलब सेकंड में प्रॉब्लम है। अगर किसी बच्चे को अच्छा भोजन और अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, इसका मतलब वो बेचारा एक ऐसे परिवार में आया है जिस परिवार में पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस है। नहीं तो हमारे शरीर का खासियत होती है कि वो अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहता है, कैसा भी हो। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को मैक्सिमम देना चाहता और मरना नहीं चाहता। शरीर की दो बड़ी खासियत है, अपनी औलाद को बहुत कुछ देना चाहता है और खुद मरना नहीं चाहता। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, हरिओम जी। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये पूछ रहा था गुरु जी कि जैसे अगर कोई मतलब एबनॉर्मल चाइल्ड है तो क्या कुंडली से हम पता कर सकते हैं कुंडली से कि ही पता लगता है। हाँ, तो कुंडली कोई से ही पता सूत्र। चलता है। बहुत सारे सूत्र हैं, एक नहीं है इसके। इसलिए मैं एक सूत्र नहीं बताना चाहता, नहीं कहीं गलत फहमी के शिकार ना हो जाओ, इसलिए क्योंकि मल्टीपल रीजन होते हैं। कुंडली का D3 चार्ट होता है, वो भी इस चीज को बड़े अच्छे से बताता है। कुंडली का D30 चार्ट होता है, वो भी इसको बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकता है ना। तो ये जो चीज है एबनॉर्मल चाइल्ड, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। ये केवल एक सूत्र में नहीं पिरोया जा सकता। मैं कह दूं जी बुद्ध कमजोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि जिनके बुद्ध कमजोर होते हैं ऐसा थोड़ी कि वो बेचारे वो नहीं कर पाते, ऐसा नहीं। तो एक सूत्र ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं कि जैसे कि जिस वार में वारपति अगर जो है उसका लग्न मतलब जिस नक्षत्र का लग्न है और वही वारपति बन जाए लग्न का, तो ऐसा कुछ है क्या एक सूत्र? मैंने तो पढ़ा नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो जरूर अप्लाई करके देखिएगा। हाँ जी देखो, हाँ। सिंपल सी सूत्र है, सिंपल सी बात है। हम्म, देखो, ज्योतिष में ना, ज्योतिष इतना लिखा गया, इतना लिखा गया कि इस लाइफ में पढ़ना बड़ा मुश्किल है। पूरी लाइफ जी में कि जी। हम सारी पुस्तकें पढ़ लें, ऐसा असंभव है। हम्म हमारे इतने ऋषियों ने इतने सूत्र लिखे हैं और इतने एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए। किसी ने किसी योग को माना है, किसी ने किसी योग को बिल्कुल कमजोर माना है। किसी ने योग को बहुत बड़ा चढ़ा करके कह दिया। किसी ने कहा सूर्य बुध इकट्ठे मिले तो बुधादित्य योग बना, जो कि इंटेलिजेंसी का योग है। दूसरे ने कह दिया ये राजयोग है। तीसरे ने कह दिया ये कुछ भी नहीं है जब तक ये 6 8 12 में ना बैठे। 6 8 12 में बैठेंगे तो बुधादित्य योग माना जाएगा। चौथा कुछ और ही बात कह रहा है। तो हम्म। हम किसको माने, मुद्दा ये है। तो यहां पर ही प्रैक्टिस का आमद। तो आप सूर्य बुध वाली कुंडलियां देखो और उनको देखो कि वो राजयोग में है कि नहीं है, या वो हम्म। इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी में है। और 6 8 12 में है तो कैसा है उनका इंटेलिजेंस लेवल। फिर 10 15 साल लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन, किसने ठीक कहा सूत्र। जी बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। हाँ, ये समझिएगा ध्यान में कि हमारा जैसे इंप्रेशंस होते हैं ना, उंगलियों के इंप्रेशंस होते हैं, वो हमारे किसी के आपस में मैच नहीं करते। मेरा अंगूठे का यूनिक है ना। हाँ, ऐसे जी जी। हमारी सबकी कुंडली यूनिक होती है। और ऐसे ही हमारा गट जो होता है वो यूनिक होता है। हमारी जो ब्रेन होता है वो भी यूनिक होता है, मिलते नहीं है ये। है ना, हम कहते हैं ना, हम लाइक माइंड पीपल को इकट्ठा कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, हमारे यहाँ में बड़ा लाइक माइंड लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढते रहो, लाइक माइंड कोई होता है? कोई नहीं होता। हम्म, तो ढूंढते रहो। तो मेरे भैया, ये आप अप्लाई कर सकते हो तो करो, मैं मना नहीं करूंगा, पर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं हाँ भी नहीं करूंगा। हमने दूसरी टेक्निक से सीख रखा है तो मैं उसकी हाँ यस नहीं कह सकता। हम्म। क्योंकि हरिओम, मुझे नहीं पता आप हमारे एक स्टूडेंट जो है उसमें पढ़ते हो नहीं पढ़ते, बट मैंने सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले सूत्रों को ही जो लोगों को दिया है।
मुझे लगता जी है जी जो जी। मुझे ही याद नहीं रहेगा वो दूसरा क्या याद कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। है ना। अब आपने ये सूत्र बता दिया, मैं कब तक याद रख पाऊंगा, मैं खुद ही भूल जाऊंगा। हम्म विद्या कंठ पैसा अंट। हम्म जो विद्या हमारे एट टाइम पर हमारे काम आ रही है वही विद्या है। किताबें तो मेरे पास भी पता नहीं कितनी किताबें पड़ी हुई है। अब आपने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया और मुझे याद ही ना आए तो फिर वो किताब मेरे पास किस काम की। मैं कह दूं मैं बिल्कुल। किताब तो है मेरे पास, पढ़ के बात करूंगा। तो पढ़ के बाद की बात है। चलो ज्ञानेंद्र। गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम। गुरु जी आज मतलब प्रश्न कम शिकायत जैसा है। जैसे अभी मैं है ना आपसे प्रश्न कुंडली का पूरा कोर्स पढ़ा। फिर हम्म। मैंने अभी मैरिज कुंडली का पूरा कोर्स, वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी कोर्स पढ़ा गुरु जी। मैं है ना आपके साथ ट्रेन में चल रहा था। मतलब कि अब वो लाइव ट्रेन में तो नहीं था, पर मैं बस वहां पे उन आपके शिष्यों के साथ मैंने बस वो ट्रेन में मैंने बस वो यात्रा करी। गुरुजी मैं मुझे है ना सानिध्य की कमी महसूस हुई। मतलब कि है ना जैसे मेरे कोई प्रश्न उस समय जैसे वो लोग उस समय वो प्रश्न कर पाए, मैं नहीं कर पाया, तो मुझे लगा जैसे है ना या मुझे कुछ कमी सी रह गई कि ना मैं आपसे बातें नहीं पूछ पाया उस समय। वो मतलब ज्ञानेंद्र, जैसा इसीलिए जो हमारी ऐप के अंदर कोर्स होता है उसका पहले ही हम 50% कम कर देते हैं प्राइस, उसी को कंपनसेट करने के लिए। समझ गए बात को। तो गुरु जी मैं जो अब ये आपसे लोग जो सानिध्य। बेचारे इतना प्राइस दे के बैठे हैं, तो उनको ये फैसिलिटी तो मिलेगी भाई अपने मन माफिक क्वेश्चन पूछो। नहीं वो मतलब मैं तो आपसे बाद में जुड़ा हूं ना, मैं तो अभी जुड़ा हूँ। तो मैं मतलब ये कोर्सेस आप तब करा चुके थे। तो कोई मैं बात बस मेरे को कोई है ना बात नहीं, आपसे आता रहेगा यार। मैंने तो अभी कई साल करवाना है अभी काम। हाँ, मेरे को है ना कई आपका साल आपका करवाना जो है। सानिध्य, आपका सानिध्य की वो वो डांट, वो प्रेम है, प्रेम से मैं वंचित रह जाता हूँ मैं। नहीं, डांट तो मैं बहुत मारता हूँ। पर वो डांट कभी कभी लोगों को पता नहीं चलती कि डांट दिया मैंने। वो एक मेरी खासियत है। और डांटता मैं बहुत हूँ। अभी गुरुजी मैंने है ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि अभी मतलब उसके बाद आपका वो वर्ग कुंडलियों का कोर्स बचा हुआ है। तो कोई मैं बात स्टेप नहीं। बाय देखो स्टेप बाय ज्ञानेंद्र, स्टेप आगे चलूँ ना। ज्ञानेंद्र देखो, मैं कभी, मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी स्टूडेंट से नहीं पूछता कि तुमने मेरा फला कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन करा। ये इतने नहीं सारे नहीं स्टूडेंट बैठे नहीं हैं, किसी से नहीं पूछो। गुरुजी, ये बात नहीं है। मैं मैं कभी किसी को फोन करके नहीं कहता कि भाई देख ले ज्वाइन कर ले। नहीं है नहीं ना। नहीं गुरुजी। हाँ, कोई मैं मेरे खास प्रिय हो, जिससे लंबा एसोसिएशन हो और वो मुझे बात कह दे, कोई कहे कि पूछे मुझसे सलाह ले ले, तो मैं जरूर रिकमेंड कई बार करता हूँ। वो मैं मुश्किल से पूरे साल में 2-3 स्टूडेंट होते हैं, इससे ज्यादा मैं हो। गुरुजी मैं वो सलाही वाली बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी इसलिए नहीं, क्योंकि आपने मेरे को कहा था कि ना आपने अपने वीडियोस में कहा कि स्टेप बाय स्टेप चला करो बेटा। हाँ बिल्कुल, ये मैं तो आज मैं भी। हाँ बस वो स्टेप बाय स्टेप के चक्कर में मैं वहां नहीं पहुंचा क्योंकि वर्ग कुंडली अभी मैंने पढ़ी नहीं है। वो जब हम्म। पहले चीजें पढ़ लूंगा, इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा, तो वहां पहुंचू तो ही सही है कि मतलब फिर मैं वंचित रह जाऊंगा आपसे। वो तो देखो यार, दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में फंसोगे तो वंचित रह ही जाओगे। बंदर पिंजरे में इसीलिए फंस जाता है, जब वो लड्डू उठाने के लिए डालता है तो खींचता है ना, वो लड्डू मुट्ठी नहीं छोड़ता। अगर वो लड्डू छूट जाए तो पिंजरे से बाहर निकल जाए। ये तो आपने देखना है। देखो, ये संडे की क्लास में कितना समझाता हूँ मैं, वो तो आपने देखना है। उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स एक यूनिक कोर्स होगा मेरा, जिसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो अपने आप में पहली बार सुनोगे आप लोग। और कुंडली से कैसे देखी जाती हैं, प्रॉब्लम का रूट कोज कैसे समझा जाता है, ये चीज भी आप पहली बार ही देखो। है ना। तो बहुत सारी चीजें फिर चुटकियों में देखते ही समझने लग जाओगे। ठीक है गुरु जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और किसका रह गया, रेनू दुबे जी। राम गुरु जी। देव मुझे पूछ रहे हैं कब होगा शुरू। मैंने बता चुका, 23 तारीख से, 23 अक्टूबर से हम लोग करेंगे शुरू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। हाँ राम रेनू। गुरु जी,
प्रणाम। गुरुजी आपने वो केमिस्ट्री में ये जो पर्वत रहते हैं बुर्ज, इसमें नॉट पड़ जाती है जैसे किसी किसी में, तो इसका फ्लो रुक जाता है आपने बताया। क्या पड़ जाती है? लेकिन नॉट पड़ जाती है, हाँ, नोट गांठ पड़ पड़ जाती, जाती है समझ सर। गया, गांठ पड़ जाती, तो ठीक है। हाँ, फ्लो रुक जाता है उससे, उस ठीक है। जिसमें पड़ती है उसका। तो जैसे अगर किसी किसी के में चारों में पड़ती है तो चारों को एक सही मानेंगे, और जैसे दो में पड़ी, एक में कम है एक में ज्यादा पहली है। बात तो पहली बात तो अमीर लोगों के गांठ नहीं पड़ती। जी। ये जो हमारी उंगलियां होती हैं, उंगलियों के नीचे जो पर्वत हैं, उन पर्वतों पर गांठ अक्सर या तो गरीब परिवारों में पड़ती है, या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पड़ती है। ठीक है। जैसे हम कहते जी। हैं भाई मेहनत है, देखो जी छाले पड़ रहे हैं, हमारे तो 8 टन पड़ गए, हमारे हरियाणा में कहते हैं 8 टन पड़ गए उसके। 8 टन नहीं, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कमी पैदा कर रहे हैं हमारे प्लेनेट्स के। वो रुकावट है एक अपने आप में, एक बड़ी रुकावट है। ठीक है ना। तो जो भी पर्वत फंस जाएगा, उससे रिलेटेड असर आने में बड़ा समय लग जाता तो है। ये उसका चीज है। आपने उसमें उसका उपाय नहीं बताया गुरु, उपाय कि बता दिया, इसमें अब क्या अमीर बाकी बनने के। अब तो आप बुक पढ़ो कि अमीर बनने की बुक जैसे है ना। आपने सभी मुद्राएं बताई, तो जैसे बुद्ध मुद्रा करेंगे तो उससे, जैसे बुद्ध पर्वत पे पड़ा है तो, या सूर्य पे पड़ा है मतलब, तो उससे रिलेटेड मुद्रा मुद्रा करेंगे। मुद्रा बहुत अच्छा असर करती है। बस वो जी। 45 मिनट्स तक होनी चाहिए मिनिमम। तो मुद्रा अपना काम कर जाएगी। उपाय बता तो रखा है, बताओ, आप खुद ही उपाय बता रहे हो मुझे। नहीं नहीं, इसका बुद्ध का नहीं बताया उपाय का केमिस्ट्री मतलब यही थोड़ी होता है कि चौराहे पे छोड़ के आनी है चीज। ये मुद्रा में। भी जी। उपाय है। मुद्रा भी उपाय है। जी। ठीक है, धन्यवाद हाँ, गुरु जी। विनीत शर्मा जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी। सर मैं आपसे न्यूजीलैंड से बात कर रहा हूँ। जी और शर्मा जी। मैंने आपका वीडियो एप्लीकेशन वाले कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। अच्छा जी। तो मैं वास्तु का रिलेटेड दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था। जी। क्योंकि जितना भी हम वास्तु पढ़ते हैं और जो भी मैंने वास्तु पढ़ा है वो सब इंडिया रिलेटेड पढ़ा है, जो कि इक्वेटर से अबव आता है। जी। अब मैं उस चीज को यहाँ अप्लाई नहीं कर पा, सो मेरा मतलब काफी महीनों से ना मेरा वही घूम रहा है कि कैसे अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ। सो आप उस पे कुछ रोशनी डाल सकेंगे तो? सिंपल है। जो इंडिया में वास्तु है, उसके तत्व को समझो। पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं का भी वास्तु करना हो, हमें जो 5 एलिमेंट्स थ्योरी है, इस पर सबसे ज्यादा गौर करना, और उस देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना। हमारे देश में साउथ को अच्छा नहीं मानते। उसके पीछे पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि साउथ दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। और साउथ के पीछे कुछ भौगोलिक कारण भी है, जिसके कारण साउथ की खिड़कियां, साउथ के दरवाजे, साउथ की दिशा, साउथ का एंट्रेंस बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बट वो सारा का सारा एलिमेंट बेस है कि साउथ में कौन सा एलिमेंट। परंतु अगर हम चाइना जाएंगे, तो चाइना में वही साउथ अच्छा हो जाता है। राइट। कारण है भौगोलिक स्थिति। तो वहां चाइना में साउथ को बहुत अच्छा मानेंगे। पर अगर हम सिंगापुर चले जाते हैं, वहां पर जो सूर्य की दिशा है पूर्व, वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपका ईस्ट का एंट्रेंस है, तो मच बेटर माना जाएगा इंडिया से। तो ये थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस है,
ये जब ही समझ में आएगा जब हमारी एलिमेंट्स थ्योरी बड़ी मजबूत हो जाए कि किस जगह पर किस दिशा में कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। वास्तु थंब रूल के अनुसार नहीं चलता है, और हम इसको मानते हैं कि बिल्कुल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थंब रूल से चलता है कि ईशान दिशा में पानी रख लो, और अग्नि दिशा में आग रख लो, और हवा वाली दिशा में हवा कर दो, खिड़की बना दो, और ज्यादा हवा आ रही है तो विंड चिम लगा दो। तो 99% वास्तुशास्त्री बस इसी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, और उनको खुद का घर का वास्तु समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो दूसरों को वास्तु कर रहे हैं ताकि कर करके हमारा वास्तु ठीक हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर इस एलिमेंट्स थ्योरी को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करोगे तो शर्मा जी ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। इससे भी ऊपर अब सोचना जैसे है आपको। क्या सोचना है इससे ऊपर? क्या ये साइंस कितना ज्यादा उलटफेर कर सकती है आपके जीवन में? नंबर एक बात, इस बात पे बड़ा गौर कीजिएगा हमेशा। वही वाली बात, किसी ने कहा आंवला खाया करो डेली, पर ये नहीं बताया कितने आंवले खाने हैं और कब खाने हैं और किस समय खाने हैं। तो पता चला 10 लोगों ने आंवला खाए, किसी को एसिडिटी हो गई, किसी को डायरिया हो गया, और कोई हेल्दी हो गया, और किसी की स्किन अच्छी हो गई। सबके रिजल्ट अलग अलग। तो यही बात आज हम क्लास में बता रहे थे, हर आदमी की कुंडली यूनिक है, हर आदमी का गट यूनिक है, हर आदमी के अपने, ये अभी पामिस्ट्री की बात चल रही थी, इम्प्रेशंस यूनिक है। तो हर एक के लिए सूत्र भी तो यूनिक होना चाहिए। तो हाँ, वही वो वाली बात समझने की होगी ना। आप बात कर रहे थे ना वो शुक्र और चंद्रमा की, क्योंकि जी शुक्र में मीठा पानी चाहिए, मतलब अल्कलाइन होना चाहिए। जी और जब चंद्रमा आता है तो उसका एसिडिक नेचर है। जी जी जी। देखो, शरीर में प्रोटीन की जरूरत है, और प्रोटीन बिना एसिड के कैसे पच जाएगा? आप खाए जाओ प्रोटीन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और ब्लोटिंग और 100 तरह के फंड हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये रील देख करके और यूट्यूब देख करके शुरू मत हो जाया करो, डब्बा खरीद लाओ आज तो प्रोटीन ही खाएंगे हम, है ना? फिर नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कई तरह के पंगे फंस जाएंगे। हमेशा खुद को पहचानो, और खुद को पहचानने के लिए आपका खुद का चार्ट सबसे यूनिक चीज होती है जो बड़े अच्छे से समझ आता है। तो शर्मा जी कोई ज्यादा और मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं ना कि जो सन की जो मूवमेंट है, अगर हम सन को लेके चले वो ईस्ट साउथ और वेस्ट की तरफ जाती है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, वो ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट हो गई। मैंने तो सारी ये बातों नॉर्थ का वाली साइड एक ना ही जवाब दिया शर्मा जी। हीटेड रहती है। एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स। पूरा ज्योतिष, पूरा ज्योतिष, पूरा वास्तु, पूरी पामिस्ट्री और पूरा अंक विज्ञान सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट थ्योरी से ही चलता है। एलिमेंट्स थ्योरी के अलावा कुछ भी नहीं। एलिमेंट्स थ्योरी से हमारा शरीर चलता है, एलिमेंट्स थ्योरी से पूरा ब्रह्मांड चलता है। आपको और इसके उस हाँ जी। स्थिति के अनुसार उस एलिमेंट को वहां पे फिट करना है बस। ओके, दूसरा मेरा क्वेश्चन था, आ, अभी रिसेंटली एक वास्तुशास्त्री आए थे बैंगलोर से। काफी वो बोल रहे थे कि उनकी 15 जनरेशन जो है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में है। अच्छा, मतलब 15 साल नहीं, 15 जनरेशन। ठीक है। तो उन्होंने जो कलर के बारे में बताया दिशाओं के हिसाब से, जी, चाहे वो भारत के लिए बता रहे थे, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो तो कलर ही उन्होंने सारे चेंज कर दिए। नहीं तो फिर विदेश में कौन बुलाएगा उन्हें? वो तो आप यूट्यूब से ही देख लोगे। भाई अब मुझे कोई मैंने उनसे विदेश में क्वेश्चन नहीं पूछा। बुलाता, मुझे विदेश में इसलिए नहीं कोई बुलाता क्योंकि मैं वो चेंज नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तो मुझे कोई बुलाता भी नहीं विदेश में। और मेरी एक आदत और है, मैं सच बोल देता हूँ भिड़ते ही कि तू बुला तो रहा है पर मामला तो ये इतना ही है। वो कहेगा फिर इसकी टिकट के भी पैसे क्यों दिए? तो शर्मा जी इन चीजों से मत डरो, कुछ चीजें जब तक आदमी यूनिक नहीं करेगा जब तक उसको कोई पूछेगा नहीं, है ना? अब देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रांग
जो है जगह मानी जाती है वो व्हाइट हाउस माना जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहते हैं राइट। व्हाइट हाउस। वो रंग कौन सा? सफेद है, और सफेद तो शांति का प्रतीक है। हाँ। एक इस देश ने पूरी दुनिया में क्रांति मचा रखी है। कहीं पर भी क्रांति हो रही है ना, उसके पीछे एक ही देश जिम्मेवार है बस। अगर ये देश शांत हो जाए तो पूरी दुनिया में शांति हो जाए। तो व्हाइट कलर का क्या निकालेंगे? सही बात है। आई मीन है वाइट कलर, और आपने तो क्रांतिकारी बोला, लेकिन हम तो उसको टेररिज्म बोलते हैं। नहीं, हम ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं करते, बट इतना जरूर है भाई, देखो आप कहीं पर भी युद्ध हो रहा है, सफेद रंग का बड़ा हाथ है ना वहां पे। देखो हाँ। कलर जो होते हैं वास्तु में उनका अलग रोल है, ज्योतिष में कलर का अलग रोल है, और अध्यात्म में उन कलर का बिल्कुल अलग। अगर किसी को मेडिटेशन करते हुए लाइट का दर्शन हो जाए, यानी सफेद प्रकाश का दर्शन हो जाए, तो सबसे उच्च स्थिति मानी जाती है। अगर लाल रंग की लाइट दिखाई देने लगे तो इसका मतलब बॉडी खराब है। ग्रीन कलर, ग्रीनरी दिखाई देने लगे तो व्यक्ति की प्रैक्टिस कामयाब हो रही है। तो अध्यात्म में उसका रंग अलग है। तो कलर का महत्व तो बदलता रहता है। एक हमारे कुंडली के अंदर आता है वर्ण लगन। ये वर्ण लगन है करण रंगों के ऊपर, पर उसका संबंध जो है वो कैरियर से रिलेटेड है। यानी रंग का राइट। कैरियर के साथ संबंध ज्योतिष में। तो बहुत डिफरेंट है, ये एंडलेस सब्जेक्ट। और वैसे भी ये बात। शर्मा जी, उन्होंने 15 जनरेशन से, मैं पहली जनरेशन का अपना ही आदमी हूँ। और मेरा बेटा जो है वो अभी इसे अडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो टोटली डाउटफुल है। दोनों साइंटिस्ट बने घूम रहे हैं, तो क्या क्या कह सकते हैं, तो आई हैव डाउट। तो मैं तो पहली जनरेशन का ही आदमी हूँ, तो उनका 15 जनरेशन वालों का जवाब तो मैं कैसे दे पाऊंगा? उनके पास तो अनुभव बहुत है। और इसमें एक और क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है कि जो हमारे जो 45-45 देवताज हैं, उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं। आपने जैसे वर्ण की बात की ना अभी, क्योंकि वर्ण किस प्रोफेशन से वो रिलेट करते हैं, तो उसमें जी देवताओं का भी रोल आ जाता है। देखो जी, ये सब चीजें समझने के लिए हम लोग, इंडियन लोग देवताओं में बहुत बिलीव करते हैं। और देवताओं का कुछ गुण स्वभाव प्रकृति होता है, कुछ स्वभाव विशेष गुण स्वभाव प्रकृति होता है। उस गुण स्वभाव प्रकृति के कारण हम उस चीज को समझने में कामयाब जल्दी हो जाते हैं। इसलिए हमें देवताओं के माध्यम से समझाया जाता है। मैथमेटिकल दिमाग हो तो डिग्रियों के माध्यम से समझ जाओ, आध्यात्मिक हो तो अपने पंच तत्वों के माध्यम से समझ जाओ। अब हम कहते हैं ना ईशान दिशा में कौन सा एलिमेंट है, तो हम तुरंत कहेंगे भाई वाटर एलिमेंट है। अग्नि दिशा में कौन सा एलिमेंट है, कह देंगे फायर एलिमेंट। तो एलिमेंट, एलिमेंट से समझ जाओ। अब जरूरी थोड़ी है आपको देवता वहां पे बताना ही है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे पकड़ते हो। एक सब्जेक्ट को सीखने के बहुत से तरीके होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं वो तरीका पकड़ लो जो सबसे जल्दी आसानी से समझ में आए। देखो कुछ लोगों को लाल किताब समझ में आती है, कुछ लोगों को वैदिक ज्योतिष समझ में आती है। वैदिक ज्योतिष जिनको समझ में आती है वो कहते हैं अरे यार लाल किताब तो ऐसी ही है। और लाल किताब वाले कहते हैं अरे यार ये वैदिक ज्योतिष तो गोल गोल है, समझ में ही नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन सब्जेक्ट्स में कमी है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि इन स्टूडेंट्स में कमी है। हर आदमी की अपनी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, और हर आदमी को कुछ चीजें बड़ी सूदिंग नजर आती हैं और कुछ चीजें बड़ी टफ नजर आती हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड्स करता है। इसलिए कुछ लोगों को 45 देवता वाली थ्योरी बहुत समझ में आती है, कुछ लोगों को दिशाओं वाली थ्योरी बड़ी अच्छी समझ में आती है, और कुछ लोगों को एलिमेंट्स वाली थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे एलिमेंट्स वाली थ्योरी बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसी से जवाब दूंगा। मुझसे अगर आप 45 ये देवता पूछोगे तो शायद मुझे याद भी ना हो, मुझे तो पीपीटी का सहारा लेना पड़ जाएगा। वैसे अचानक से नाम ही कोई नहीं पूछ लो, आते। कोई याद आ जाए तो आ जाए। नहीं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, देखो स्टूडेंट के सामने मैंने वो नहीं, वो गलतबाजी करनी मैं वैसे भी नहीं करता और वैसे भी नहीं, तो मेरी आदत।
चलिए, आपका हाँ मैंने हरी। लाल किताब वाला भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, अच्छा लग रहा है, अच्छा। तो पढ़ रहा हूँ। और कल ही मैंने ना, क्योंकि सारी चीजों पामिस्ट्री से भी रिलेट कर रही हैं, जैसे लाल किताब खोलते ही पामिस्ट्री शुरू हो जाती है, तो कल ही मैंने पामिस्ट्री का कोर्स भी ज्वाइन किया है। तो वेरी सब जो गुड। है ना, ताकि सारी चीज अच्छे से समझ में आ सके। और पामिस्ट्री आपका, आप जो पढ़ा रहे हैं ना, बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है। वो बुक जो है ना, जो लाल किताब की जो एक्चुअल बुक्स हैं, उसमें कुछ खास समझ में आता नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट जिस तरीके से आप समझा रहे हैं ना, तो मतलब काफी अच्छा समझ में आ रहा यही बोल बोल के लाल किताब वालों को मैं भी डराता रहता हूँ कि समझ में नहीं आता, ताकि ये मेरे पास जुड़े रहे। है। नहीं नहीं सर, ये सही बात है। क्योंकि उसके अंदर जब जब आप बात कर रहे हैं ना, जब एक गुरु सामने से बात कर रहे हैं ना, वो एक अलग चीज होती है। और जब आप बुक में देख रहे हैं, तो आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये है क्या। ये बात तो है, मैं मानता हूँ, ये मैंने कई बार कहा है कि जो बुक है, इस बुक ने मुझे बड़ा स्ट्रगल करवाया है, तो इसलिए बार बार मुंह से निकल जाता है मेरे भी, कि रियल में समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए हरीश जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गुरु थैंक जी यू। प्रणाम। दो प्रणाम। दो दो कॉन्सेप्ट से लेके मतलब ऑब्वियसली आपके साथ बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो रहा है। एक तो मिथ है जो देवी आती है किसी की बॉडी में, वो मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, इज इट अ मिथ की फैक्ट है। दूसरा ये है कि जो हमारे चक्र होते हैं, मतलब साइंस तो 1930 में बता पाए कि क्या प्लैनेट्स हैं क्या नहीं है। और ज्योतिष ऑब्वियसली पहले से समझ में आ गया था। तो वर दे यूजिंग द मूलाधार चक्र, मतलब जो चक्र पहले अवेलेबल थे, और ऑब्वियसली जो आप सिखाते आ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से ही सब चीजों का ज्ञात, सब चीजों का नॉलेज बढ़ता है। तो थोड़ा इस पे आप अपना अपने हिसाब से। हरीश, देवी या देवता ये बुलाने पर आते हैं। जिन्होंने बुलाई उनके पास आ गई, जिन्होंने नहीं बुलाई उनके पास नहीं आई। सिंपल सी बात है। अब उनकी उनकी अपनी श्रद्धा है, वो शरीर में बुला रहे हैं कि अपने घर में बुला रहे हैं। कभी ऐसे लोगों के साथ बैठ के देखो जिनमें देवी आती, आपको एक सेकंड में बैकग्राउंड समझ में आ जाए। दो ही तरह के लोग होंगे जिसमें देवी या देवता आता है। पहले वो जो पाखंडी हैं एक नंबर के, दूसरे वो जो बेचारे अंधविश्वासी हैं जिनको नॉलेज नहीं, एंड दे बिलीव, और उनको बिलीव है कि अगर मैं देवी को पुकारूंगा तो देवी एंटर करेगी, और वो जब फील करते हैं अंदर से कि आ गई देवी, और फिर वो उनके अंदर वही सब चीजें होने लग जाती। आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसी चीज आप सोचते हो या देखते हो। सिंपल सी बात है। अगर हम टीवी के ऊपर जब शेर देखते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं शेर टीवी से बाहर नहीं आए, तो हमें जी। लूज मोशन नहीं लगते, हमारे हाथ पांव नहीं फूलते। पर अगर जंगल में कोई एकदम धाड़ की भी आवाज आ जाए और साथी कह दे हाँ मैं जानता हूं इस जंगल में शेर है, फिर देखो बॉडी कैसे रिएक्ट करती। तो बॉडी जैसे रिएक्ट करती है, जैसा आप सोच ले, और उसी क्षण आप जंगल में ये सोच लो कि मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जिसको शेर नहीं खाए। शेर तुम्हें तुम्हारे सामने भी हो और तुम बार बार अपने आप से बोलो कि मुझे शेर नहीं खाए, मैं बचूंगा, ये शेर मेरी तरफ नहीं आया, डेफिनेटली शेर आपकी तरफ नहीं आया। सेम देवी बुलाने में भी होता है। या तो कोई पाखंड रचा रहा है, और 95% से ज्यादा लोग पाखंड के गेम में इन्वॉल्व होते हैं इस चीज। आजकल तो नहीं आते, हमारी फीस अच्छी खासी हो गई तो लोग नहीं आते, नहीं किसी जमाने में आ जाते थे। मेरे अंदर काल भैरव आ जाते हैं, कोई कहता देवी आती है, कोई कहता भूत आता है, कोई कहता जिन्न आता है, कोई कहता चुड़ैल आती है, कोई फलाना आता है, कोई ढिमकाना आता है। अब किसी के नहीं आता। ठीक है ना। कारण क्या है, उनका एक लेवल है, उनकी एक कैटेगरी है। आपने हम्म। कभी सुना किसी ऋषि में देवी आती है? आप पूरे उपनिषद पढ़ लो, अलग अलग उपनिषद,
उपनिषद आसान है, इसलिए मैं उपनिषदों का नाम लेता हूं, क्योंकि वो उन्हीं का ही आगे का वो है, विस्तार है वेदों का ही। आप शास्त्र पढ़ लो, आप गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। और फिर ऋषियों की परंपरा को देखो। जितने भी ऋषि हुए हैं, एक इंसिडेंट नहीं है कि उनके शरीर में देवता आया और ऋषि हिलने लग गए और डांस करने लग गए हो, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, किसी विद्वान में आ गया हो, कोई बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान हो, कोई बहुत बड़ा उच्च कोटि का संत हो, मैंने तो कम से कम अपनी लाइफ में नहीं देखा। और हर बड़ा से बड़ा संत यही कहेगा, भक्ति करो, ये चीजें पास ही नहीं आ सकती। भक्ति करने से ये चीजें पास नहीं आएंगी, मंत्र जाप करने से ये चीजें पास नहीं आएगी। वो कह रहे हैं ना ये बात सारे, तो इनका मतलब उनके शरीर में कैसे आ जाएगा जब उनके पास में नहीं आएगा? तो किसके पास में आ रहा है और किसके अंदर में आ रहा है? जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उनके शरीर में आ रहा है। और वो बिलीव करते हैं कि ऐसा होगा, इसलिए आ रहा है। मैं आपके दिमाग में बिठा दूं, मैं ये मंत्र दे रहा हूं हरीश आपको, और इस मंत्र को 45 दिन करो और फलानी देवी आपके अंदर आ जाएगी, और आप ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहो लगातार ब्रेन जिनमें वॉश। देवी देवता आने वाले। आप ब्रेन जो वॉश। है 45-50 दिन के बाद, 60 दिन, और इसमें भी 10-20 दिन के बाद ही आप में भी आना शुरू हो जाए। क्योंकि आप बिलीफ फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप किस चीज पे बिलीव करते, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। वो आपकी पूरी लाइफ को हिला के रख सकता जी। है ना। मैं नहीं मानता तो नहीं होता, मानता तो मेरे साथ भी हो जाता। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास होता रहता है। पर अगर आपने कहा सच्चाई कितनी है, बता दिया 95% ड्रामा ढोंग पाखंड है। 5% वो हैं जो बेचारे अज्ञानी है और जिनके पास भक्ति नहीं है। ये पूजा करना और ढोल नगाड़े पीट देना, और वो मैं उस चीज को नहीं मानता, वो मेरा उससे कोई वो नहीं है। मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूँ और अनुभव से यही आया है, ये सब माया जाल है। अच्छे गुरु जी साधु अगर संत के पास बैठोगे, अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, जीवन को परिवर्तन करने वाले शब्द मिलेंगे, परम जी उच्च कोटि के वाक्य मिलेंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और देवी देवता बुलाने वालों के पास बैठोगे, वहम, अंधविश्वास, बेवकूफियां, यही सब जो चीजें जो है आपको मिले। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है कि पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि ने जब सिद्धांत लिखे थे, वॉटेवर जो बुक्स लिखी थी, तो उन्होंने जब ज्योतिष का ज्ञान हासिल किया था, तो वो भी एक इंटर यूनिवर्स ट्रैवल जो बोलते हैं उसको, कि उन्होंने वैसे किया होगा। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन बिलीफ ही होगा ना, सेम ही बिलीफ बेसिस सेम बिलीफ ही एक हुआ। अलग चीज होती है, एक ब्रेन की एक स्टेज होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। कई अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ब्रेन की भी 4 स्टेजेस होती हैं। ब्रेन की ट्रांसडेंटल पोजीशन पर आकर के वो इतना परम शक्तिशाली हो जाता है। और फिर वो, जैसे आप चैट जीपीटी पे कमांड डालते हो, तो चैट जीपीटी क्या करता है? मान लीजिए आपने डाला ज्योतिष, और ज्योतिष पे मान लीजिए 1000 वेबसाइट्स बनी हुई, और सब 1000 वेबसाइट्स ने एस्ट्रोलॉजी का मतलब जरूर डाला हो कि ज्योतिष क्या है। तो वो क्या करेगा, वो सबका उठा लेगा मेटेरियल छोटा छोटा, और उसको जो रिपीट पार्ट है उसको साइड कर देगा, और फिर वो जो नई नई इंफॉर्मेशन को एकदम लगा करके आपके सामने पेश कर देगा। राइट। ऐसे ही वो अवस्था होती है ब्रेन की जब वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, और जो यूनिवर्स से कनेक्ट करके फिर वो जो इंफॉर्मेशन यूनिवर्स देता है, वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऋषियों की सिचुएशन है जो ऋषियों ने लिखा, जिसमें एक अक्सर कहानी के रूप में समझाया जाता है कि वो स्वयं ग्रह को कहते थे कि ग्रह मेरे सामने प्रकट हो जाए और वो मुझे बताएं कि उनका गुण क्या है, स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, और मैं किस राशि में क्या करूंगा। यानी ग्रहों ने स्वयं बताया ऋषियों को कि भी हम इस राशि में ये करेंगे। उस आधार पे लिखा गया। वो ट्रांसडेंट स्टेज है ब्रेन की।
अगर जो लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, और अगर उनको करना आता है, ये भी मैं टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ दूं, आंख बंद करके आंख खोल के बैठने से कुछ नहीं होता, अगर उनको राइट टेक्निक पता है मेडिटेशन की, तो कुछ पल ऐसे जरूर आते हैं कि ब्रेन उस अवस्था तक पहुंचता है। और जो मेडिटेटिव ब्रेन हो जाते हैं फिर वो यूनिवर्स से कनेक्टेड होने लग जाते हैं, इसलिए ध्यानी लोग फिर बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। फिर वो यूनिक यूनिक चीजें लेकर के आते हैं, और जित मैक्सिमम इनोवेशन जो होते हैं वो ऐसे ही स्टेज वाले लोग करते हैं, ऐसे ही ब्रेन वाले लोग करते हैं मैक्सिमम इनोवेशंस। तो ये जो चीजें आती हैं जब आप ध्यान में बैठे रहते हैं, तो हाउ डू यू ट्रस्ट कि इस पे एक्ट करना चाहिए? मतलब वो जो चीज होती है वो खुद अपना बार बार जोड़ देती है। राइट। खुद बार बार, देखिए मैं कई बार कुछ ऐसी चीजें पढ़ा देता हूँ, बोल देता हूँ, बाद में मैं सोचता हूँ ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, जी। पर फिर मुझे लगता है तू बोल तो गया, पर अब तेरे को ये अप्लाई करके देखना चाहिए। और मैं बार 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 अप्लाई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कहीं गलती नहीं। फिर मेरा मन मचलता है कि यार इसको तो लिखो, ये तो कमाल की हाँ। चीज है, ये तो लिखनी चाहिए। तो कभी कभी मैं खुद का ही वीडियो सुन लेता हूँ और फिर खुद खुश होता रहता हूँ कि देखो कितनी अच्छी बात बता दी, जो कि मुझे भी नहीं पता होगा। तो ये एक सिचुएशन का नाम है। ऋषियों की जो व्यवस्था है, अवस्था है, वो बहुत ही गहरी और बहुत ही प्यारी थी। और ये निम्न कोटि पर होता है, मतलब छोटे स्तर के ऊपर होता है, अक्सर गरीबों में, गांव में, देहात में, दलितों में, इनमें होता है। बाकी तो नहीं होता, कोई नहीं बताता, देवी देवता आता है। किसी कंपनी की जो सीईओ होती है, कंपनी में जो लेडीज काम करती हैं, बड़े स्तर पे जो महिलाएं काम करती हैं, आज तक एक ने आके नहीं कहा हमारे पास देवी आती है या भूत आता है। एक ने नहीं कहा। ये मेरा इतने साल की उम्र हो गई, मैंने देखा भी नहीं बचपन में। पर गांव की महिलाएं हैं, जो कमजोर महिलाएं हैं, जो या ऐसे घरों में जो बेचारी पीड़ित है, परेशान है, और वो कई तरह की मानसिक द्वंद से गुजर रही हैं, उनमें आ जाते हैं देवी देवता भी, आ जाते हैं भूत प्रेत भी, आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। है ना, कमजोर पे हर कोई भारी पड़ जाता है और जी। मजबूत पे कोई नहीं भारी पड़ता। कोई उद्योगपति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसको भूत दिखाई देते हो। एक पेशेंट ऐसा नहीं आया जो कहे भी भूत दिखाई देते हैं। अब उसको बिजनेस दिखाई देते हैं, उसको शेयर मार्केट दिखाई दे रहा होता है, उसको बहुत सी चीजें दिखाई दे रही होती है, वो भूत प्रेत नहीं दिखाई दे रहे होते। इट्स द स्टेज ऑफ ब्रेन। राइट। जैसे जैसे आप ब्रेन को सही तरीके से इसका उपयोग करना शुरू कर देते हो, ये सब उल्टी सीधी चीजें नहीं आती हमारे पास। मैं इसको अपनी भाषा में इन्हीं चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूँ। वेरी ज्योतिष ट्रू। में भाई यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके जो एग्जाम्पल्स ट्रांसफॉर्मेशन के हैं जो खुद मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इट्स बीन डूइंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।